ऑडियो बुक पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। नई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आमदनी का स्थायी स्रोत कैसे बनाएं। लेखक बर्ग हेजेस। अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर ड्रीमबिज.com के लेखक वर्क हेजेस। आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। प्रिय पाठक, 100 साल पहले आम आदमी का मिलेनियर बनना लगभग असंभव था। 20वीं सदी के मोड़ पर जीवन शैली के इन आंकड़ों पर नजर डालें। 1900 में अमेरिका में औसत वेतन 22 सेंट प्रति घंटे था। आम कर्मचारी हर साल 200 से $400 के बीच कमाता था, यानी गरीबी रेखा से काफी कम। सिर्फ 6% अमेरिकी हाई स्कूल पास थे। औसत जीवन काल 47 साल था। सिर्फ 14% घरों में बाथ टब था। अमेरिका में कुल 8,000 कारें थीं और केवल 144 मील पक्की सड़कें थीं। प्रथम विश्व युद्ध तक औसत अमेरिकी परिवार अपनी 80% आमदनी रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करता था। सारांश में कहें तो 100 साल पहले बुनियादी तौर पर दो ही आर्थिक वर्ग थे, अमीर और बाकी लोग। 10 परिवारों में से केवल एक ही उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय था। इसका मतलब है कि सन 1900 में अमेरिका में 90% लोग गरीब की श्रेणी में आते थे। मध्य वर्ग अब भी वेतन से वेतन तक जी रहा है। 100 साल आगे बढ़कर 2001 तक आए। आज मीडियन पारिवारिक आय $47,000 है। अमेरिका में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा कारें हैं। ज़्यादातर परिवारों के पास कम से कम 2 टीवी है। औसत जीवन काल 75 साल है। आज आम लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल यानी ज़रूरतों से ज़्यादा आय है, ज़्यादा खाली समय है और कैरियर के पहले से ज़्यादा विकल्प हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के 72 मिलियन परिवारों में से ज़्यादातर एक मासिक वेतन से दूसरे मासिक वेतन तक ही जी रहे हैं। पारिवारिक घर, कारों और फर्नीचर को हटा दें तो औसत परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है, शून्य संपत्ति। हालांकि पारिवारिक आमदनी बढ़ी है, लेकिन पारिवारिक कर्ज और काम के घंटे भी बढ़ गए हैं। इस तस्वीर में क्या गलत या गड़बड़ है? क्या आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं? इसमें गड़बड़ यह है कि बहुत सारे लोग गलत योजना पर चल रहे हैं। वे गलत सिस्टम से जुड़ गए हैं और उनके पास इस बात की बुनियादी समझ नहीं है कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। मैं एक साहसिक कथन कहने जा रहा हूं जिससे आपको सदमा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह 16 आने सच है। सुनने के लिए तैयार हैं? लाग लपेट के बिना सीधे कहता हूं, हकीकत यह है कि आज मिलेनियर बनना संयोग का नहीं, चयन का मामला है। आपने सही सुना। आज मध्यवर्गीय आय कमाने वाला हर व्यक्ति मिलेनियर बन सकता है। असंभव कतई नहीं। दरअसल यह काफी आसान है। आज अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये 3 कदम उठाने की जरूरत है। पहला, ये समझें कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। दूसरा, दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करें। तीसरा, यह काम निरंतर करते रहें। बस सिर्फ ये 3 कदम उठाकर ही आम लोग $1 मिलियन की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं और मिलेनियर बन सकते हैं। समझना, नकल करना और निरंतरता। आप इस पुस्तक से क्या सीखेंगे? इस पुस्तक से आप आजमाई हुई रणनीतियां सीखेंगे। इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके आम लोग अपने तथा अपने परिवार के लिए सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इन रणनीतियों पर अमल करना आसान है। ये समय के इम्तिहान में भी खरी उतरी हैं और इनकी बदौलत पिछले 50 सालों में लाखों लोग मिलेनियर बने हैं। दोस्तों, मिलेनियर बनना अब खुशकिस्मती पर निर्भर नहीं करता।
ये तो सिर्फ सीखने और दौलत बनाने की आजमाई हुई रणनीतियों के अनुसार अनुसरण पर निर्भर करता है। बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के अनुसार बहुसंख्यक मिलेनियर रॉकफेलर या वंडरविल्ट्स के वंशज नहीं हैं। 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी दौलत एक ही पीढ़ी में इकट्ठी की है। इस बारे में सोचें। 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं। यह आंकड़ा मेरी कही हुई बात को साबित करता है। आज मिलेनियर बनना संयोग का नहीं, चयन का मामला है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको वे रणनीतियां सिखाना है जिनका इस्तेमाल करके दौलतमंद लोगों ने दौलत बनाई और इकट्ठी की है। पहले इन रणनीतियों का इस्तेमाल केवल विशेष अधिकार वाले चंद लोग ही कर सकते थे। अगर आपको सन 1900 में ये रणनीतियां पता भी होती तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनका लाभ लेने के लिए आपके पास संभवतः नकद पैसे या उचित संपर्क नहीं होते। आज वह बात नहीं है। आज स्थिति बदल चुकी है। आज बेहतर प्रौद्योगिकी की बदौलत, मध्यवर्गीय वेतन बढ़ने की बदौलत और ई कंपाउंडिंग यानी ई चक्रवृद्धि नामक नवाचारी बिजनेस मॉडल की बदौलत हाई स्कूल या उससे ज़्यादा की शिक्षा वाला लगभग कोई भी मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने धन, समय और संबंधों की लीवरेजिंग करके व्यक्तिगत व वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। इस पुस्तक में बताई रणनीतियों का अनुसरण करके आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। मिलेनियर क्लब में आपका स्वागत है। भौदिये बर्ग हेजस। बर्ग हेजस की डेस्क से आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मेरे पिताजी 25 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन आज भी मुझे उनके साथ शाम को खेले गए शतरंज के मैच इतनी अच्छी तरह याद हैं मानो वे कल की ही बात हो। मुझे याद है कि इक्वाडोर के तट पर हमारे बीच हाउस के बरामदे से प्रशांत महासागर का नज़ारा दिखता था और मैं वहां शतरंज की बिसात बिछाने में पिताजी की मदद करता था। मुझे याद है कि मैं सफ़ेद बालुई तट पर लहरों को बिखरते देखता था। मुझे याद है कि नमकीन पानी की धुंध पर गुड़हल की खुशबू तैरती रहती थी। मुझे याद है कि मैं नरम पीले सूरज को भूरे क्षितिज के नीचे डूबते देखता था। हम अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे। पिताजी बोलते थे, मैं सुनता था। मुझे याद है क्षितिज को निहारते वक्त उन्होंने कई बार यह वाक्य बोला था, कभी किसी चीज को अस्थायी मानकर ना चले। एक ही दिन में राजा से रंग, कभी किसी चीज को स्थायी मानकर ना चले। पिताजी 1959 का जिक्र कर रहे थे जब कास्त्रो ने क्यूबा पर कब्जा किया था। इस क्रांति से पहले पिताजी क्यूबा के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। टाइम पत्रिका के एक लेख के अनुसार पिताजी की नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर से ज़्यादा थी, जो आज के डॉलरों में कम से कम 200 मिलियन डॉलर होगी। वे 12 अलग-अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कपास की मिल, रिटेल स्टोर, टेक्सटाइल मिल, रसायन बनाने वाला कारखाना और कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल थे। जब कास्त्रो ने सत्ता हथिया ली तो मेरे माता पिता खाली हाथ कोरे कपड़ों में भागकर जमैका पहुंचे। कास्त्रो ने पिताजी के व्यवसायों और बैंक खातों को जब्त कर लिया। सामवादियों का कहना था कि यह लोगों के खिलाफ अपराध की सजा है। पिताजी का एकमात्र अपराध यह था कि वे सफल थे और फिर उस सफलता को अस्थायी मानकर चले थे। अतीत को देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि उन्हें अपनी कुछ संपत्तियां देश के बाहर पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे यह मानकर चले थे कि कास्त्रो कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पिताजी का अंदाजा गलत निकला और उन्हें अपनी दौलत गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पाइपलाइनों की चेतावनी। पिताजी ने दोबारा दौलत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था और रोगी हृदय ने उनकी वापसी नहीं होने दी। अपने अंतिम दिनों में वे कटु नहीं थे। वे तो बस निराश थे कि उनका समय खत्म हो गया था।
शतरंज खेलते समय पिताजी ने मुझे वे मुख्य सिद्धांत सिखाने की पूरी कोशिश की जिनकी बदौलत वे 50 साल से भी कम उम्र में दौलतमंद बन सके थे। पिताजी अक्सर अपने खुद के व्यवसायों के मालिक बनने के महत्व पर उपदेश देते थे। स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रण। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने ज़्यादा व्यवसाय होते हैं उतना ही अच्छा रहता है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मैंने पिताजी की नसीहत को दिल में उतार लिया। मैंने अपना पहला व्यवसाय 25 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। आज मैं तीव्र विकास करने वाले कई व्यवसायों का मालिक हूँ। विडंबना देखें, मेरी एक कंपनी इक्विबोर पाइपलाइन व्यवसाय में है। सचमुच, इक्विबोर जमीन के नीचे पाइप बिछाती है। इन पाइपों का इस्तेमाल पुरानी अर्थव्यवस्था की यूटिलिटी कंपनियां गैस और पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए करती हैं। नई अर्थव्यवस्था की टेलीकॉम कंपनियां इन पाइपों का इस्तेमाल अपने फाइबर ऑप्टिक केबलों के लिए करती हैं, जो भविष्य की पाइपलाइनें हैं। मेरे अमीर डैडी, उनके अमीर डैडी। पिताजी विविधता में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उनके 12 अलग-अलग तरह के व्यवसाय थे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है, तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है। वे शतरंज में मेरे मोहरे को पीटते हुए कहते थे, आपके पास जितनी ज़्यादा पाइपलाइनें हों, उतना ही बेहतर है। कुछ महीने पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप देखा, व्हाट माई रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें कियोसाकी ने दो युवकों की छोटी सी कहानी बताई है। इन युवकों को एक मील दूर की झील से गांव तक पानी पहुंचाने की नौकरी मिली। पानी ले जाने के लिए एक युवक ने बाल्टियों का इस्तेमाल किया, दूसरे युवक ने पाइपलाइन बना ली। लंबे समय में पाइपलाइन बनाने वाला युवक बाल्टी ढोने वाले युवक से ज़्यादा सफल हुआ। कियोसाकी का ऑडियो सुनकर मुझे वे सबक याद आ गए जो पिताजी ने मुझे 25 साल पहले सिखाए थे। उस शाम घर पहुंचकर मैंने एक नई पुस्तक के लिए 10 पेज के नोट्स लिख डाले। इनमें मैंने पाइपलाइन को जीवन की डोर बताकर पाठकों से आग्रह किया था कि वे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाइपलाइनें बनाएं, ताकि उनकी आमदनी की नदियां अलग-अलग जगहों से आएं। मैंने इस पुस्तक का शीर्षक रखा, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। 3 महीने बाद मैंने प्रकाशक को उस पुस्तक की पांडुलिपि थमा दी जिसे आप अपने हाथों में थामे हुए हैं। अपनी खुद की पाइपलाइनें बनाना। इतने वर्षों में मैंने पिताजी की सलाह पर चलकर कई लाभदायी पाइपलाइनें बनाई हैं। उनकी तरह मैं 12 व्यवसायों का मालिक नहीं हूँ, न ही उनकी तरह मेरी नेटवर्थ अब तक $20 मिलियन हुई है, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनें लोगों की जेब में पैसा पहुंचाकर उनके जीवन से चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई है। लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों को व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में, पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं। एक तानाशाह ने मेरे पिता के जीवन की डोरों को छीन लिया था और वे इससे कभी नहीं उबर पाए। अमेरिका में लोगों को वरदान मिला है, हमारे जीवन की डोर कभी कोई तानाशाह नहीं छीन सकता। सिर्फ हम ही खुद से जीवन की डोर छीन सकते हैं। कैसे? उन्हें बनाने के कदम नहीं उठाकर। मेरे पिताजी के जीवन से सबक लें, ये मानकर ना चले कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू कर दें, ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर रहे। प्रस्तावना। 1801 मध्य इटली की घाटी। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे गांव में पाब्लो और ब्रूनो ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा कजिन अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी।
एक दिन उन्हें ये वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डाले। ये नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक पैनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी किस खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन? ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पैनी मिलती है, यानी दिन भर में $1। यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ। महीने भर में एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था। इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले पहल कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइनों से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था। इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। ब्रूनो ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से 2 गुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग 2 गुने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीजों की शान झाड़ता रहता था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया जो उसकी नई 2 मंजिला झोपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे और जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था तो वे सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिला रहा था कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच, एक एक इंच करके। यह बहुत आसान है। पथरीली जमीन में कुदाली चलाते समय वह खुद से बोलता रहा कि एक एक इंच करके ये बहुत आसान है। इंच 1 फुट में बदल गए, फिर 10 फुट, फिर 20, फिर 100। वह खुद को याद दिलाता था
जब वह दिन भर के काम के बाद थका मांदा अपनी सामान झोपड़ी में घुसता था, अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वे पूरे हुए या नहीं। वह ये बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया जब वह गांव के शराब खाने से आती हंसी की आवाजें सुनते हुए सो गया। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखें। नीचे वाला पलड़ा ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और बहुत ज़्यादा तेजी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफी झुक गए थे। वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभिशप्त है, जिंदगी भर। अब वह अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज्यादा समय बिताता था। शराब खाने के लोग ब्रूनो को आते देखकर फुसफुसाते थे, लो, ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीटकर चलने वाली चाल की नकल करता था, तो सभी लोग खी खी करके हंसने लगते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तारीफ से तरफ से एक गिलास शराब नहीं पिलाता था, न ही वे चुटकुले सुनाता था। अब तो वह ज्यादातर एक अंधेरे कोने में बैठ करके अकेला बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया, अब गांव के पास ताजे पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी। इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। ये तब भी बहता था जब वह खाना खाता था। ये तब भी बहता था जब वह सोता था। यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था, उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की, उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था। यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थीं। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी।